हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण द लिव्हिंग वर्ल्ड या चॅप्टरचा सेकंड पार्ट शिकणार आहोत. पॉइंट नंबर 1.2 डायव्हर्सिटी इन द लिव्हिंग वर्ल्ड. If you look around you, we'll see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. अगर आप अपने आसपास देखते हो तो आपको बहुत से एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे इंसेक्ट्स है यानी कीड़े या कीड़े यानी कॉकरोच, बर्ड्स बर्ड्स में हमारा पैरट, पीकॉक आते हैं. पेट्स पालतू प्राणी हमारा कुत्ता, बिल्ली, बफेलो, काऊ. और पॉटेड प्लांट्स यानी हम जो पॉट में प्लांट्स लगाते हैं जैसे कि तुलस, वो हमको दिखाई देते हैं. देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी योर नेक आई बट दे आर ऑल अराउंड यू. तो क्या इस दुनिया में जो तुमको दिखाई देते हैं उतने ही ऑर्गेनिजम्स है क्या? नहीं, इस दुनिया में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो तुम्हारे नेक आई यानी हम उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते. उसे देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज. अगर आपने आपके ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाया तो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स भी आपको नए मिलेंगे और आपको नए नए ऑर्गेनिजम्स मिलना चालू होंगे. ऑब्वियसली, इफ़ you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of organisms in it. सही बात है, अगर आप किसी जंगल में गए तो आपको वहाँ नए पंछी देखने को मिलेंगे, बर्ड्स देखने को मिलेंगे, पंछी यानी बर्ड्स, नए एनिमल्स देखने को मिलेंगे. Each different kind of plant, animal or organisms that you see represent a species. आप जंगल में गए, आपने हाथी देखा, टाइगर देखा, एलिफेंट देखा. तो हमने कितने स्पेसीज देखे? हाथी 1, टाइगर 2, एलिफेंट 3. बर्ड्स में पैरट, पीकॉक एंड कोयल, तो 6 स्पेसीज हुए. बराबर. तो इस दुनिया में ऐसे कितने स्पेसीज है जो हमने नहीं, साइंटिस्ट ने देखे हैं, उनको डिस्क्राइब किया है और वो उनको पता है. तो वो है 1.7 to 1.8 मिलियन. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. तो वो स्पेसीज है 1.7 to 1.8 मिलियन. मतलब साइंटिस्ट को अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज मिले और उन स्पेसीज को उन्होंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है. ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे हाईलाइट करेंगे. 1.7 to 1.8 मिलियन, ये लो, इसको हमने किया हाईलाइट. ओके, अब नीचे देखो, इसे याद कैसे रखेंगे? सपोज हमारे बादशाह भाई का एक गाना आ गया और उस पर थंबनेल पे दिया हुआ है. थंबनेल यानी हमको जो इमेज दिखाई देती है वीडियो पे यूट्यूब के, वो है 1.7 व्यूज़ कंप्लीटेड और नीचे लिखा हुआ है 1.8 व्यूज़. मतलब जब उन्होंने उस पेज को एडिट किया था तो तब 1.7 व्यूज़ थे और जब हमने उस पेज को देखा तब उस पर 1.8 मिलियन व्यूज़ ऐड हो गए. मतलब 1 मिलियन व्यूज़ ऐड हो गए. सिंपल बता दूँ तो याद रखो, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड एस्टिमेटेड आर 1.7 to 1.8 million. This refer to biodiversity or the number
एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो ये क्या है, स्पेसीज यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, तो ये टाइप्स हो गए। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड एरियाज, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। अगर हम महाराष्ट्र से है और हम जाते हैं गुजरात में, तो हमको गुजरात में नए नए स्पेसीज दिखने को मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम जहाँ रहते थे महाराष्ट्र में वहाँ के सब स्पेसीज हमने आइडेंटिफाई किए, नहीं ना, वहाँ भी हमको नए न्यू स्पेसीज मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पेज। तो हम पूछेंगे कौटा भाई से कि बताओ कौटा भाई, तुमने इस पेज में कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो तुमको लगा और वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जानी, अभी तक 1.7 to 1.8 स्पेसीज हमको नोन है यानी पता है और उनको हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। एग्जामिनर पूछ सकता है हाउ मच स्पेसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब, तो वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। करेक्ट करेक्ट यानी करेक्ट कौट्या, थैंक्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. सुरुवातीला या दुनियेमध्ये खूप सारे ॲनिमल्स आणि प्लांट होते। मतलब बहुत ईयर्स के पहले इस दुनिया में बहुत प्लांट थे, एनिमल्स थे। वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। हमको सपोज नीम का पेड़ है, तो हमको नीम का पेड़ हमने ये नाम लिया, तो हमको क्या रिमेंबर होता है कि नीम का पेड़ है, उसके पत्ते जो होते हैं कड़ू होते हैं, उसकी जो स्टेम होती है उससे हम टीथ सुबह सुबह टीथ ब्रश करते हैं। अगर हम राजस्थान में गए, गुजरात में गए, तो वहाँ नीम का पेड़ होगा लेकिन उसका नाम जो होगा वो अलग होगा। तो कंफ्यूजन तो होगा ना। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, नीम को एक नाम दिया जो कि महाराष्ट्र में भी सेम होगा और गुजरात राजस्थान में भी सेम होगा, एक ही नाम होगा। और वो नाम पूरे महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम। हम अमेरिका में गए, उस नाम को लिया, तो वहाँ भी उस नाम से उसी पेड़ का हमको जानकारी मिलेगी। तो हम देखेंगे नीचे। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो अगर यूनिवर्सली एक नाम देना है किसी स्पेसीज को, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. अर्थातच नॉमेनक्लेचर और नेमिंग ये तभी पॉसिबल है जब हमें किसी ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैट है तो हम डिस्क्राइब क्या करेंगे कि उसको 4 लेग्स है, उसको 2 ईयर है। तो हम जब डिस्क्राइब करेंगे तो तभी उसका नॉमेनक्लेचर पॉसिबल है। दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन। अब हमने उसको आइडेंटिफाई किया। सपोज हम गए जंगल में, हमने किसी स्पेसीज को देखा और वो भी मैव जैसी है, मैव यानी मांजर, तो उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। हमने उसको आइडेंटिफाई किया। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. अब number of scientists have established procedures to assign scientific name to, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम जंगल में गए, हमको मैव जैसी एक स्पीशीज मिली तो हमने उसको कोई भी नाम दिया WWW, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। उसको स्पेसिफिक नाम लगेगा। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ क्राइटेरिया तैयार किए कि ऐसा ऐसा उसका नाम होना चाहिए। सपोज अब हमारा नाम कैसा है, पवन, तो हम कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में पी जो होता है वो कैपिटल लिखते हैं। वैसे ही साइंटिफिक नेम में क्या है, कुछ क्राइटेरिया है, हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे।
इसके बाद पॉइंट है, फॉर plants scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in international next page in international provided international code for botanical nomenclature। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सपोज हमको प्लांट को नाम देने हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जो जू का साइंटिस्ट है वो बॉटनी का रिसर्च कर सकता है, लेकिन उसको एक प्रॉपर डिग्री है, वो उसमें इंटरेस्टेड है तो उसमें वो इंटरेस्टेड दिखाएगा, उसकी वो स्टडी करेगा। तो जो बॉटनी यानी प्लांट्स, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनकी एक अलग साइंटिस्ट है, और उन साइंटिस्ट ने क्या किया, बॉटनी के प्लांट को नाम देने के लिए एक क्राइटेरिया निकाला और उसका नाम रखा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। सिंपल है, लेकिन एग्जाम में पूछा तो हमको इसके जैसे ही कुछ लॉन्ग फॉर्म दिखाई देंगे, तो हमको करेक्ट लॉन्ग फॉर्म इसका याद रखना पड़ेगा, जो कि है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एग्जामिनर हमको देगा इंडियन कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर नहीं, ये जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है वो इंटरनेशनल है, इसलिए आई का मतलब होगा इंटरनेशनल, सी यानी कोड, बी यानी बॉटनिकल, एन यानी नॉमेनक्लेचर। सिंपल है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम। अब आपको क्वेश्चन पड़ सकता है कि हमने चूँकि बॉटनी के नाम तो दिए, लेकिन प्लांट्स का क्या करें। हमने प्लांट्स को तो नाम देने के लिए क्राइटेरिया निकाला, लेकिन एनिमल्स को नाम देने के लिए कौन सा क्राइटेरिया निकाला, तो साइंटिस्ट ने वो भी निकाला, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इन्होंने भी क्या निकाला, एनिमल्स को भी नाम देने के लिए कुछ क्राइटेरिया निकाला, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आई यानी इंटरनेशनल, सी यानी कोड, जेड यानी जूलॉजिकल, एन यानी नॉमेनक्लेचर। The scientific names ensure that each organism has only one name। अब ऐसा तो नहीं कि सपोज कैट है, कैट को हमने नाम दिया मांजर, सो उसका नाम साइंटिफिक तो अलग है, हम सपोज करेंगे मैंगो का, तो इंटरनेशनल नेम कैसे होते हैं, इंटरनेशनल नेम होगा मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। तो ऐसा तो नहीं, उसको दो नाम दे सकते हैं हम महाराष्ट्र से, इसलिए इंटरनेशनल नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका, सेकंड नेम मैंगो, थर्ड नेम भम्बा, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना। ओ होगा सिर्फ एक मैंगीफेरा इंडिका, और उसी नाम को ऑल ओवर वर्ल्ड उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको हाईलाइट किया है, ओनली वन नेम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट सेम नेम। मैंगीफेरा इंडिका नेम है, तो उसका डिस्क्रिप्शन ऑल ओवर वर्ल्ड क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो सेम में आएगा, लेकिन नाम तो एक ही होना चाहिए। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। अब देखो, हमने मैंगो का नेम लिया साइंटिफिक मैंगीफेरा इंडिका, अब ऐसा नहीं कि ये नेम हमको पेरू के लिए, बनाना के लिए बहुत पसंद आया और हमने उसको लिख दिया मैंगीफेरा इंडिका 2, मैंगीफेरा इंडिका 3, नहीं, ये मैंगीफेरा इंडिका सिर्फ मैंगो का नेम होगा। मैंगीफेरा इंडिका ऐसा कोई भी नेम रिपीट नहीं होगा, एक नेम एक स्पेसिस। ओके, समझ गया सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइडेड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। वही बताया मैंने कि कुछ
यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है जो बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं ऑर्गेनिजम्स को नेम देने के लिए। इच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, जो नेम होगा उसको दो कंपोनेंट्स होंगे। अपना कैसा है, सपोज मेरा नाम है ढामडूम टामटू मम्मू, थीम नेम है मेरा नाम, पापा का नाम, सर नेम। तो वैसा ही इनको कितने नाम हो गए, इसको सिर्फ 2 नेम हो गए। 2 नेम्स यानी बायोलॉजिकल, बाय यानी 2, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। हमारा कैसा है, मेरा नाम, पिता का नाम, अडना, इनको ऐसे 2 नेम्स होते हैं, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम। ये भी इम्पोर्टेंट है, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम। मैं इसको एक बार हाईलाइट करता हूँ। ये लो, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो एग्जामिनर पूछ सकता है फर्स्ट नेम इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज, तो वो है जेनेरिक नेम, सेकंड नेम है स्पेसिफिक नेम। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसको बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्यों कहते हैं, बाय यानी कितना, 2, तो इसमें क्या है, 2 है, 2 कंपोनेंट्स है। नॉमेनक्लेचर, इसको नाम दिया 2 मैंगीफेरा इंडिका, 2 कंपोनेंट्स है ना, मैंगीफेरा है जेनेरिक, इंडिका है स्पेसिफिक, इसीलिए इसको कहते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, is being practiced by biologists all over the world. बायोलॉजिस्ट बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर ये सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट एग्जाम में। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ये सिस्टम दी हुई है हमारे कार्लस भाई ने, कार्लस लिनियस ने। ये कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, मतलब आपको ट्रिक तो चाहिए ना कि कंफ्यूजन ना हो, अगर क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में तो हमको 100% ये आंसर ये पता चलना चाहिए। तो देखो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वो पूछेंगे, बी के बाद क्या आता है, सी, तो कंफ्यूजन नहीं है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय सी, कार्लस लिनियस। समझ गया ना, नहीं समझा तो कमेंट में बताऊँगा, समझाऊँगा, शॉर्ट में समझाऊँगा। It's being practiced by biologists all over the world. This naming system used a 2-word format was found convenient. Let us take, ये 2 नेम देना बहुत ही अच्छा है, कन्वीनियंट है। Let us take the example of mango to understand the way of, अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया कि स्विम कैसे करना है, लेकिन हमको पानी में उतरना पड़ेगा ना, तो वैसे ही हमको पता चला कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ये कार्लस भाई ने इनको मतलब ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है किन्होंने दिया है, कार्लस भाई ने दिया हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल अगले पेज में लेंगे, लेकिन हम पहले पूछेंगे कि कोटा भाई ने इसके पिछले वाले पेज में और इस पेज में क्या नॉलेज प्राप्त किया है। तो ये देखो कोटा भाई पहला पिछला पेज और ये अब का पेज, तो बताओ बिना देखे, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते वो पॉइंट्स बताओ। जानी, इस पेज में 2 शॉर्ट फॉर्म है, ICBN एंड ICZN। ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN सिर्फ जेड का मतलब बदलने का, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। शाबाश कोटा, नेक्स्ट बता। ये जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, जानी, फर्स्ट जेनेरिक, सेकंड स्पेसिफिक। होशियार कोटा, नेक्स्ट। जानी, मैं तो भूल गया, जानी, बता साले बताता हूँ, जाने बायोलॉजिकल, हाँ जानी, बायोलॉजिकल ने कार्लस लिनियस हमारे इस भाई ने दिए हुए हैं, और बायोलॉजिकल एक ऐसे याद रखेंगे हम, बी के बाद आता है सी, सो कार्लस लिनियस। होशियार का उठा। अब एक पॉइंट तो भूल गया था, मैं तेरे को बताता हूँ। तो ये भूल गया था कि द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली 1 नेम।
थैंक यू जानी बताने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ध्यान रखना। तो चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये देखो हमारा नेक्स्ट पेज बहुत ब्राइट है। ये देखो मैंने इधर लिखा हुआ है, अगर आपको किसी वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता तो मैं आप कमेंट में बताओ। मैंने वैसे वर्ड्स एक पेज पे लिखे हुए हैं, मैं आपको वो वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करूँगा या फिर उसके एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो चले हमारा शुरू करते। ये देखो, एज मैंगीफेरा इंडिका, let us see now it is a biological name. In this name, Mangifera represent the genus while Indica is a particular species. अब मैंगीफेरा ये जीन्स जेनेरिक नेम है या स्पेसिफिक नेम है? तो ये जेनेरिक नेम है और इंडिका है स्पेसीज नेम। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जेनेरिक, इंडिका स्पेसीज। और मैंगी और स्पेसिफिक एपिथेट और other universal rules of nomenclature are as follow। तो यूनिवर्सली रूल्स कौन से हैं वो नीचे दिए हुए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड राइटन इन इटैलिक। तो ये जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली इन लैटिन, वो लैटिन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? लैटिन में। आर राइटन इन इटैलिक, सॉरी, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड राइटन इन इटैलिक। तो ये जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं ये लिखते हैं लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और लिखते हैं इटैलिक्स में। तो मैं कैसे बताऊँ आपको, टेंशन मतलब बताता हूँ। सपोज मैंगीफेरा इंडिका ये नेम है, तो ये हमने मराठी में लिखा या इसकी जो ओरिजिन है वो मराठी में या कुछ अदर लैंग्वेज में, तो इसकी जो ओरिजिन है या इसमें इस किस लैंग्वेज में होते हैं, तो होते हैं इटैलिक, सॉरी लैटिन, वो होते हैं लैटिन में। लैटिन में क्यों होते हैं? तो लैटिन जो है ये डेड लैंग्वेज है, क्यों है पता नहीं, शायद मरी हुई होगी इसलिए। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन में होते हैं और राइटन इन इटैलिक, इटैलिक में लिखते हुए। और ऐसा होता है ना, अपने कंप्यूटर में कुछ ये होते हैं लिखने के लिए फ्रॉन्ट कुछ तो होते, तो वो इटैलिक स्टाइल में लिखते हैं और वो होते लैटिन में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। और लैटिन लैंग्वेज से लिए हुए, लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं। The first word in a biological name represent the genes while the second component denotes the specific epithet। रूल नंबर सेकंड क्या है कि जो मैंगीफेरा इंडिका जो फर्स्ट लेटर है वो होगा हमारा जेनेरिक नेम, जो सेकंड है इंडिका वो होगा हमारा, ये देखो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड इंडिका। तो ये इंडिका है स्पेसिफिक नेम, ये मैंगीफेरा है जेनेरिक नेम। Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italic to indicate their Latin origin। अब हमको ये तो पता चला कि बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन में होते हैं और वो इटैलिक में लिखते हैं, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा ये इटैलिक वर्ड है, सॉरी ये लैटिन वर्ड है, लैटिन से लिए हुए है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जब कुछ क्राइटेरिया निकला वो है जब हम उसे हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम उसे सेपरेटली अंडरलाइन, देखो मैंने इसे सेपरेट अंडरलाइन किया है, तो मैंगीफेरा इंडिका को भी हम इसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जब हम उसको हाथ से लिखेंगे। अगर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो हम उसको इटैलिक में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें इसकी ओरिजिन पता चलनी चाहिए जो कि है लैटिन। समझे? हाँ सर समझे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीन्स स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर while the
Soil specific epithet starts with a small letter. Small letter can be illustrated with the example Mangifera indica. अब देखो ये जो मैंगीफेरा है इसका फर्स्ट वर्ड देखो कैसा है, कैपिटल है क्या नहीं कैपिटल? यस। तो इसको इस रूल को 4 नंबर में ऐड करने का, जो फर्स्ट वर्ड है जेनेरिक का वो होगा कैपिटल, और इंडिका को देखो इसका सेकंड वर्ड जो है वो है स्मॉल, तो सेकंड वर्ड होगा हमारा स्पेसिस का स्मॉल। समझ में आए? 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये लो मैंने हाईलाइट किया। अब हमें कौटा बताएंगा कि इसमें से कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बताओ कौटे। जानी, ये जो बायोलॉजिकल नेम्स है ये लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं हम। क्यों लेते हैं? बिकॉज लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, और हम इसे जब हाथ से लिखते हैं तो उसे हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका को हम मैंगीफेरा के बाद अंडरलाइन करेंगे, इंडिका के बाद अंडरलाइन करेंगे, और जब हम इसे कंप्यूटर मोबाइल पे टाइप करेंगे तो हम इसको इटैलिक में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें इसकी ओरिजिन पता चलनी है जो कि है लैटिन। और देखो, जब हम इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो होगा जेनेरिक, इसका जो सेकंड वर्ड है इंडिका वो होगा स्पेसिफिक। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है जेनेरिक उसका फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, यानी मैंगीफेरा का या कैपिटल, और सेकंड वर्ड है हमारा इंडिका उसका फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल, मैंगीफेरा इंडिका। बस इतना याद है? यस जानी, शायद इतना ही पूछेंगे एग्जाम में। कोई बात नहीं कौटा, मैं बताता हूँ तो कुछ बोला तो नहीं कौटा तो कुछ नहीं बोला, चलो अच्छी बात है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अरे क्या हुआ, इसको कट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पेज पे डिस्ने आओ। तो नेम ऑफ ऑथर appears after the scientific name, that is at the end of the biological name and is written in abbreviated form, that is Mangifera indica Linnaeus. It indicates that this species was first described by Linnaeus. सिंपल है, क्या है, अब हमने मैंगीफेरा इंडिका को नाम दिया लेकिन उसके बाप का नाम हमने ले लिया। बाप यानी जिसने उसको तैयार किया, जिसने उसका नामकरण किया, तो वो कौन है? लिनियस भाई हमारे। लिनियस यानी कौन? वही कार्लस लिनियस, जिन्होंने बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के इसको क्या बोलते हैं इसको बताया था, इसको कैसे लिखते हैं वो बताता। तो मैंने तुमको बताया था कि वो कैसे याद में रखने का। बी है, बी के बाद क्या आता है? सी, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कार्लस लिनियस। तो वैसे इधर क्या है कि डिवाइस और वो हम लिखते हैं अब्रिविएटेड फॉर्म। देखो इधर मैंगीफेरा इंडिका, इसके बाद हमने सिर्फ लिनियस नहीं लिया। तो मैं आपको सिंपली बता दूँ, आप अपना नाम कैसे लिखते हो? एग्जाम्पल, रमेश पी पॉइंट यानी फुल स्टॉप और घाघरे, तो पी क्या आप अब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हो, पी क्या है? आपके बाप का नाम है। ऐसे ही मैंगीफेरा इंडिका के बाद लिनियस लिखने का, ऐसे शॉर्ट में लिखने का। समझ में आई बात? यस सर, ओके थैंक यू। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड सम मेंबर्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि आप हर एनिमल्स को अलग स्टडी करो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके ग्रुप बनाए। ग्रुप किस बेस पे बनाए? सपोज देखो आप कुछ इंसेक्ट है तो इंसेक्ट का ऑदर ग्रुप, फिशेस का ऑदर ग्रुप,
कुछ मैमलिया है, यानी जो अपने बच्चे को दूध दूध नरिश करते हैं, उनका एक मैमलिया अलग ग्रुप। तो ऐसे ही इस प्रोसेस को अलग अलग करने को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या क्या साइंटिस्ट लोगों ने? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज grouped into convenient categories based on some easily observable characteristics। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक ग्रुप तैयार करते हैं। किस बेस पे ग्रुप तैयार करते हैं? ऐसे नहीं कि मूंगी, कैट, डॉग, एलिफेंट, ऐसे कुछ भी 10 एनिमल ले और उनका ग्रुप तैयार किया, ऐसा तो नहीं है ना। स्पेशली सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स वो फाइंड करते हैं और उस बेस पे ग्रुप तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में क्या क्या आगे हमारा नीम, पपई, चीकू, आंबा, ऐसे प्लांट्स आएंगे। और एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स में आएंगे डॉग, कैट, इंसेक्ट। वैसे इंसेक्ट भी एनिमल ही है। और एलिफेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मोमेंट वी use any of these term we associate certain characteristics with the organism in that group। अगर हमने कैट को किसी ग्रुप में ऐड किया है तो उसके कुछ कैरेक्टर्स हमने मतलब क्या क्या आइडेंटिफाई किया होगे, और वैसे कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए करके जो ऑर्गेनिजम्स है उनको उस ग्रुप में डाल दिया। What image do you see when you think of a dog? Obviously each one of us will see dogs and not cats। अगर मैं आपको बोलूँ कि डॉग, तो आपके माइंड में क्या आएगा? जो भौंक 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 करता है, जिसके काटने पे इधर उधर इंजेक्शन लेना पड़ता है 1400, और जो कि बहुत अच्छा, उसके बारे में अच्छी बातें भाई वो होते हैं। हमारे पास भी एक डॉग है, बहुत अच्छा है, जो काटता नहीं और हॉनेस्ट है, वाइट कलर का। अगर आपको इसकी इमेज देखनी हो तो कमेंट में बताओ, आई विल डेफिनेटली सेंड यू। आई लाइक डॉग स्टाइल। ओ डोंट टेक सीरियस। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, नाउ इफ वी were to think of Alsatians, we know what we are talking about। अगर मैं आपको बोलूँ अल्साटियंस क्या आपके माइंड में कुछ आएगा? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, you would of course think of animals with external ears and body hairs। Likewise in plant, if you try to talk about with the picture in each of our mind will be। अगर मैं आपको मैमल्स ए वर्ड्स बोल दूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ भाई, मैमल्स यानी जो अपने पिल्ली को दूध देते हैं, दूध नरिश कर सकते हैं, स्पेशली माँ, बाप बिल्कुल नहीं। और जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बॉडी पे हेयर्स होते हैं। हमारे बॉडी पे हेयर्स है क्या? देख लो एक बार, है ना। हमारे कान एक्सटर्नल है क्या? हमारे कान साफ जैसे तो नहीं, जो कि अंदर है? नहीं, हमारे कान एक्सटर्नल है। तो हम मैमल्स में आते हैं बच्चों। और कुत्ती भी मैमल्स में आती है। कुत्ती जब भी अपने बच्चे को मिल्क नरिश कर सकती है, उसके भी कान बाहर है और जिसके बॉडी पे भी ईयर्स है। लाइकवाइज इन प्लांट वी ट्राई टू टॉक अबाउट व्हीट। और जब हम प्लांट के बारे में बात करेंगे, जब हम व्हीट ये वर्ड्स आए हमारे माइंड में, तो हमको क्या पता चलेगा? व्हीट यानी गेहूँ, जिसकी हम चपातियाँ खाते हैं हर रोज। तो गेहूँ, उसका एक दाना हमारे माइंड में आएगा, जो कि हम आगे देखने वाले, जो कि है मोनोकोटिलेडॉन। इसका एग्जाम्पल, इसका उल्लेख हमको 5th चैप्टर में आएगा। ये मोनोकॉट है, इसके लिए इस वजह से इसके जो रूट होते हैं वो होते हैं फाइबरस रूट, वो हम देखेंगे 5th चैप्टर में। लगे रहो मुन्ना भाई। तो इस पेज में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, इसलिए हम कोटा को परेशान नहीं करेंगे और चलते नेक्स्ट पेज पे। प्लांट्स
If we try to talk of it, the picture in each of mind will be of wheat picture, not of rice or any other picture. अगर मैं आपको व्हीट के नाम बोल दूँ तो आपके माइंड में व्हीट आएगा, ऐसा तो नहीं कि आपके माइंड में कुछ पनस वगैरह आएगा, कुछ तांदुल वगैरह आएगा, है ना. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. तो ये क्या है, कैटेगरीज है हम जो हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए. द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा. तो एक कैटेगरीज है, तो इस कैटेगरीज को हम कुछ साइंटिफिक भाषा में क्या बोलेंगे, टैक्सा. टैक्सा. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. Plant also form taxa. Plant भी एक taxa है, weed भी एक taxa है. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent a different taxa at different level. अब हमको ये तो पता है कि एनिमल्स टैक्सा है, मैमल्स टैक्सा है, डॉग्स टैक्सा है, लेकिन ये क्या है, जो हम एनिमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स एनिमल्स में आते हैं, डॉग्स एनिमल्स में आते हैं. तो ये क्या है, टैक्सा ही है लेकिन एट डिफरेंट लेवल. इच रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अरे यार ये कुछ दिया. Organisms are essential and form the basic of modern taxonomic studies. इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. Taxonomic की बेसिस क्या है, characterization, identification, classification, nomenclature. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आप ऑर्गेनिजम्स हो ना, आपको तो सुनना ही पड़ेगा. टैक्सोनॉमी इज नॉट नथिंग. टैक्सोनॉमी ये कुछ अलग बात नहीं है. ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज. तो इधर बताया हुआ है कि जो हम ह्यूमन बीइंग है वो इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर. तो ये बात क्या सही है, हम अगर ये चैप्टर पढ़ ले द लिविंग वर्ल्ड, तो क्या हम इंटरेस्टेड है कि हम इसका सेकंड चैप्टर भी और इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे, थर्ड भी इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे? हाँ नहीं है. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी जो वो है ना, वो आपकी बन भी नहीं गई होती, लेकिन आप उसके बारे में और जानकारी, उसका घर, उसके बाप का नाम, उसके बाप का बिजनेस, उसके माँ, उसकी पसंद, उसका कुछ तो नहीं, ये सब जानने में आप इंटरेस्टेड हो. और ऐसा नहीं ये जान गए तो आप बैठोगे, आप और जानने की कोशिश करोगे. उसका जीव पता चला फिर भी कुछ आशा आपको लगी रहेगी कि वो मेरे तक तो है, चलो शायद इसका जेब इसको पसंद नहीं करता या ये इसके जेब को पसंद नहीं करती. तो और आप किसी को पूछोगे कि भाई ये क्या मैटर है, ये अच्छे रिलेशन में नहीं है ना, आप कंफर्म करोगे, वो बोलेंगे है, तो भी आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो देखते हैं मेरे तरफ. तो आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में जानने के लिए. तो आप क्यों जान रहे हो, पर्टिकुलर विथ रेफरेंस टू देयर, उसका आपके लिए कुछ तो उपयोग होगा. शायद वो आपके लिए टिफिन लाएगी, शायद वो आपके लिए बुक कुछ तो करने देगी, यानी लव करने देगी. इन अर्ली डेज
human being needed to find source for their basic needs of food, clothing and shelter. अभी क्या है, ह्यूमन बीइंग मतलब हम और कुछ ऐसे नहीं कि जो एलियंस आए हुए, हम क्या करते हैं, हम फूड की सर्च में होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, बकरे को काटा, मुर्गे को काटा। अगर हमें क्लोथ चाहिए तो हम काटते हैं शिप, मेंढी को। जैसे हम ये देखते हैं कि हमको किस चीज़ से फ़ायदा होगा और हम उसको किसी भी हाल में प्राप्त करते हैं। शेल्टर को चाहिए तो हम कुछ बड़े बड़े लाकूड तोड़ेंगे। हेंस द earliest classification we are based on the use of various organisms। इसलिए जो अभी की क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हमारे यूज पे बेस्ड है। Human beings were since long not interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also the relationship among them। अब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अब हमने कैट के बारे में पता किया कि भाई इसको 4 पाँव है, ये इसके 2 आँखें है, तो हम क्या करेंगे, इसके अनसेंटर यानी इसके पूर्वजों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, इसकी हड्डियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके आई का स्ट्रक्चर सब और जानने की कोशिश करेंगे। सिंपल बात बताऊँ, आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जान गए, इसका नाम, बाप का नाम, जीएफ का नाम, उसके माँ का नाम, आप शांत थोड़ी बैठने वाले, आप जानने की कोशिश करेंगे उसकी किस किस के साथ और रिलेशनशिप है, उसकी किस फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप है, तभी तो आप उससे बोलकर उससे पता करते हो ना। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स। तो आप क्या करेंगे, सिस्टमैटिक्स से सिस्टम लगाओगे कि भाई तू उसको बता, फिर मैं तुमको बड़ा पाव खिलाऊँगा। तो ऐसे ही इस बात को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम, आगे क्या बताओ, लैटिन लैंग्वेज। देखते हैं या नहीं, यस, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। तुम्हारा भाई बहुत होशियार है बच्चों, पढ़ो तुम्हारे भाई से। देखो लैटिन वर्ड, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम, किस लैंग्वेज से लिया हुआ है, लैटिन बिकॉज लैटिन इज द डेड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, सिस्टमैटिक्स, सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स मीन्स क्या, सिस्टमैटिक्स ए वर्ड लिया हुआ है सिस्टेमा से, सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है, सिस्टेमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication। तो हमारे लिनियस भाई ने एक बुक लिखा सिस्टेमा नैचुरली, सिस्टेमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप उनको पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या करना है लिनियस भाई का, तो लिनियस भाई ने एक बुक लिखी, इसका नाम उन्होंने लिखा सिस्टेमा नैचुरली। सिस्टेमा यानी क्या, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी आपको पूछेंगे कि सिस्टेमा नैचुरली इज़ बुक, ये बुक किसने लिखी हुई है, तो वो लिखी हुई है हमारे लिनियस भाई ने। तो ये भी पूछेंगे कि जो सिस्टेमैटिक्स टर्म है ये किसने दी हुई है, तो वो भी दी हुई है हमारे लिनियस भाई ने। बहुत बड़े है भाई लिनियस भाई। द स्कोप ऑफ सिस्टेमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification। Systematics takes into account evolutionary relationship between organism। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स क्या है, तो सिस्टमैटिक्स यानी क्या, हम इंटरेस्टेड है भाई कि उसको रिलेशनशिप के बारे में जानने की, वो जो लड़की है। सिस्टमैटिक्स यानी क्या, हमने सिस्टम लगाई किस बारे में, रिलेशनशिप जानने के बारे में, इसकी इसके साथ कैसी रिलेशनशिप है। तो हम सिस्टमैटिक्स यानी क्या, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा तो नहीं रिलेशनशिप कल मानी यस टुडे आणि आज उद्याची रिलेशन नाही, आपण कालची रिलेशन पाहू ना। काल यानी
पास्ट यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स यानी क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करो हमारी गर्लफ्रेंड, तो हम उसकी रिलेशन किसके साथ कैसी है वो देखेंगे, तो यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, यहाँ पे ये सेकंड पार्ट द लिविंग वर्ल्ड का ख़त्म हुआ। आपको ये पार्ट मैंने अच्छे से समझा? ज़रूर समझा होगा, लेकिन एक थोड़ा 2 मिनट रुको, हमारे कवटा भाई से रिवाइज कर लो एक बार। तो कवटा बताओ, तुमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नॉलेज प्राप्त किया जो कि इम्पोर्टेंट है पिछले 2 पेज में? सर पिछले 2 पेज में तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पेज में है इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बता कवटा बता, और हाँ बिना देख के बता। यस जानी, जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स यानी सिस्टेमा, ये जो वर्ड है वो लैटिन से लिया हुआ है। सिस्टेमा यानी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सिस्टेमा नेटुरे, ये बुक लिखी हुई है लिनियस भाई ने, कार्लस लिनियस। सिस्टेमैटिक्स इस टर्म को भी कार्लस लिनियस ने क्वाइन किया हुआ है, इन्होंने ये टर्म दी हुई है। और सिस्टेमैटिक्स यानी रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी सिस्टेमॅटिक्स मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम। वा कवट्या बा, न पाहता सांगण्याचा प्रयत्न केला, छान। तर मग मित्रमंडळी, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के। आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करो, क्यों अच्छा लगे वो भी बताओ, जिससे मुझे पता चले कि मुझ में ऐसी कौन सी बात है खास जो आपको पसंद आ गई। कुछ बुरा लगे, खास कुछ तो वो भी मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। और क्या कहूँ मैं आपसे, सब्सक्राइब भी कर दो यारो। थैंक्स लेक्चर देखने के लिए, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।